in next lecture, which is mast cells. हम पहले leukocytes, ये plasma cells और macrophages, fat cells and fibroblast cells, connective tissue के ये cells इनको पढ़ चुके हैं. अब हमारा लास्ट सेल रहता है which is mast cells. इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. इन मास्ट सेल्स को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं. इनको हम मास्टोसाइट्स भी कह सकते हैं, लैब्रोसाइट्स भी कह सकते हैं. आपने रजिस्टर और पेंसिल अपने साथ रखना है और बुक को सामने रखना है और लिखते जाना है. आप स्टिकी नोट्स पे भी लिख सकते हैं बुक के साथ अटैच करके. तो क्या है, इनको हम मास्ट सेल्स को हम मास्टोसाइट्स भी कहते हैं. अब इनका फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. दे आर सिमिलर टू द बेसोफिल ल्यूकोसाइट्स. बेसोफिल क्या है, पहले बेसोफिल बता दूं. बेसोफिल एक ल्यूकोसाइट्स की टाइप है. दे आर सिमिलर टू बेसोफिल ल्यूकोसाइट्स. सिमिलर किस तरह है, दोनों जो होते हैं ना मास्ट सेल्स और बेसोफिल, ये ग्रेनुलेटेड सेल्स होते हैं. ग्रेनुलेटेड सेल्स मीन दोनों के पास हिस्टामिन और हेपेरिन होती हैं, लेकिन इनके दरमियान डिफरेंस भी होता है. बेसोफिल सेल्स जो है ना ये लोब्ड न्यूक्लियस रखते हैं, जबकि मास्ट सेल्स जो है ना ये राउंडेड न्यूक्लियस रखते हैं. और इनको रिमेंबर करने के लिए बेसो से हम बेसोफिल से बी लेते हैं फर्स्ट वर्ड, और जबकि मास्ट सेल का फर्स्ट वर्ड एम है. अब न्यूक्लियस में से लोब्ड न्यूक्लियस है, राउंडेड न्यूक्लियस है. लोब्ड में से पहला वर्ड एल लेते हैं और राउंडेड में से आर. तो अगर आप अल्फ़ाबेटिकली देखें तो बी फर्स्ट आता है एम से, और न्यूक्लियस में से देखें तो न्यूक्लियस में से अब अल्फ़ाबेटिकली देखें तो एल फर्स्ट आता है आर से. सो बी कैसे बेसोफिल कैसे रखते हैं, लोब्ड न्यूक्लियस. सो ये ट्रिक आपको बता रहा हूँ, कोई रीज़न नहीं है. और जबकि मास्ट सेल रखते हैं राउंडेड न्यूक्लियस. तो ये ट्रिक से आपको समझ आ गया होगा. एक और मेन डिफरेंस है इसके दरमियान कि ये जो मास्ट सेल्स होते हैं ना ये कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, जबकि बेसोफिल्स किस में पाए जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर, ब्लड के अंदर पाए जाते हैं. तो ये टिश्यू के अंदर है, वो ब्लड के अंदर है. सो एक डिफरेंस ये भी हो गया. तो आगे पढ़ते हैं. अब आपने इसको रिमेंबर करना है किस तरह है. फर्स्ट पॉइंट में सिमिलैरिटी है. अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं दे आर फाउंड. अब वेयर दे आर फाउंड आपने 3 पॉइंट्स बनाने लिए हैं. सिमिलैरिटी, वेयर दे आर फाउंड, एंड थर्ड इज हिस्टामिन एंड हेपेरिन. आप ये 3 पॉइंट रख लें मास्ट सेल्स के टॉपिक के ऊपर कि आपने इन 3 चीज़ों के रिमेंबर करना है कि इसमें ये जो चीज़ें होते हैं. अब ये पाए कहाँ जाते हैं, दे आर फाउंड इन अ लूज कनेक्टिव टिश्यू. अब लूज कनेक्टिव टिश्यू हमने आगे पढ़ना है, जो कि एरोलर होता है, एडिपोज टिश्यू होते हैं, रेटिकुलर टिश्यू होते हैं, ये उनमें पाए जाते हैं. अब उसके आगे दूसरा पॉइंट है अंडर द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ सम ऑर्गन्स लाइक अ लीवर, सेप्लिन इन द कंसीडरेबल नंबर राउंड द ब्लड वेसल्स. ये फाइब्रस कैप्सूल के अंडर पाए जाते हैं. वो फाइब्रस कैप्सूल किसके गिर्द होते हैं, लीवर्स के गिर्द होते हैं, सेप्लिन्स और राउंडेड ब्लड वेसल के गिर्द फाइब्रस कैप्सूल होते हैं, और उनके अंडर ये कौन मास्ट सेल्स होते हैं. अब फाइब्रस कैप्सूल क्या होते हैं, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स है. कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं फाइब्रस कैप्सूल, और इनका फंक्शन भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है. जैसे कि ये आप किस में पाए जाते हैं, फाइब्रस कैप्सूल लीवर और सेप्लिन में पाया जाता है, राउंडेड ब्लड वेसल्स. तो इनके नीचे क्या होता है, ये मास्ट सेल्स होते हैं. ये बात हो रही है. अब आगे पढ़ते हैं. देयर साइटोप्लाज्म इज पैक्ड विद ग्रेन्यूल्स. इनके जो साइटोप्लाज्म होते हैं ना पैक्ड होते हैं ग्रेन्यूल्स के अंदर, और ये ग्रेन्यूल्स क्या रखते हैं, दीज ग्रेन्यूल्स कंटेन हिस्टामिन एंड histamine, heparin and other substance which are released when our cells are damaged by disease या injury. जब ये cells किसी डिजीज़ या इंजरी की वजह से डैमेज हो जाते हैं तो हिस्टामिन और हेपेरिन रिलीज़ होती हैं. तो ये आपको रिमेंबर करने के लिए आप इनका फंक्शन आगे पढ़ेंगे कि हिस्टामिन और हेपेरिन का क्या फंक्शन है, तो क्या किस तरह ये डिजीज़ और इंजरी के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, किस तरह रिलीज़ होते हैं तो ये इनका फंक्शन आगे पॉइंट्स जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा. रिलीज ऑफ ग्रेनुलर कंटेंट्स इज कॉल्ड डी ग्रेनुलेशंस. यानी कि हिस्टामिन और हेपेरिन जब रिलीज होते हैं तो हम उसे कहते हैं डी ग्रेनुलेशंस. तो हिस्टामिन को पढ़ते हैं. हिस्टामिन इज इन्वॉल्व इन द लोकल एंड जनरल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. इट स्टिमुलेट, अच्छा ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है. तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि इसकी जगह पर यूँ लिख सकते हैं एक अच्छा व्यू का दिखाने के लिए पेपर्स में. तो आप नोट कर लें. मास्ट सेल्स प्रोड्यूस अ केमिकल विच इज़ हिस्टामिन्स. इट प्रोड्यूस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स व्हेन आवर बॉडी गेट इंजर्ड. जब हमारी बॉडी इंजर्ड हो जाती है तो एक मास्ट सेल प्रोड्यूस करते हैं केमिकल जिसे हम कहते हैं हिस्टामिन्स. ये हिस्टामिन क्या करता है, एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो करता है, यानी सूजन शो करता है. मिसाल के तौर पर आपको कभी चोट लगी हो तो उधर आपको क्या पेन फील होती है, उधर
एक सूजन सी हो जाती है। तो ये कौन करा रहे होते हैं? ये हिस्टामिन होते हैं, यही रेस्पॉन्स करा रहे होते हैं। ये माइंड को सिग्नल सेंड करते हैं कि आपको यहाँ चोट हुई है, और वहाँ उन्होंने क्या कर देते हैं, एक इन्फ्लेमेशन करा देते हैं, और फिर हमें पता चल जाता है कि हमें यहाँ सूजन है, हमें यहाँ पेन है। तो ये हिस्टामिन ही वो पेन कराते हैं। यानी कि हिस्टामिन का फंक्शन क्या है, आपको बता दूं, ब्लड क्लाटिंग करना। वहाँ ब्लड क्लाट करा देते हैं, तो शो करा देते हैं, सूजन फिर हो जाती है, तो फिर ये शो कराते हैं कि यहाँ आपको प्रॉब्लम है, इस एरिया में प्रॉब्लम है। यानी जिस एरिया पे कोई डिजीज़ है या इंजरी हो गया, यहाँ वहाँ ये जाके इन ब्लड क्लाटिंग कर देते हैं। ब्लड क्लाटिंग करते हैं तो हमें ब्लड सेल्स को नहीं मिलता, तो सूजन सी हो जाती है। सूजन सी हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ इस जगह पर हमें कोई प्रॉब्लम है। सो इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इट स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस की सेक्रेशन को भी स्टिमुलेट करते हैं। यानी कि हिस्टामिन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस सेक्रेशन। गैस्ट्रिक जूस की सेक्रेशन को रेगुलेट करते हैं। अब ये गैस्ट्रिक जूस स्टोमक के पैराइटल सेल से सेक्रीट होता है, और ये इसकी रेगुलेशन, इसको रेगुलेट कौन कर रहा होता है, इसको रेगुलेट यही हिस्टामिन ही कर रहा होता है। इसके बाद इसका एक और फंक्शन बनते हैं। एंड इट एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ एलर्जीज एंड हाइपर सेंसिटिविटी स्टेट्स। यानी हिस्टामिन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यानी आप यूँ भी लिख सकते हैं कि हिस्टामिन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एलर्जीज एंड हाइपर सेंसिटिव स्टेट। अब ये किस तरह होता है कि जहाँ आपको कोई, आपकी बॉडी में कोई जगह इन्फेक्टेड होगी, कोई टिश्यू इन्फेक्टेड हो गया, तो वो क्या करता है, हिस्टामिन वहाँ जाके ब्लड सप्लाई को इन्हेंस कर देता है। जब ब्लड सप्लाई इन्हेंस कर देता है उस इफेक्टेड एरिया पर जहाँ एलर्जी हो गई है, तो वो रेड रेड सा हो जाता है, और हमें पता चल जाता है कि हमारी इस जगह पर इन्फेक्शन हो गया है। एक्चुअली हिस्टामिन हमारे इम्यून सिस्टम को रेस्पॉन्स सेंड कर रहा होता है कि जल्दी इस जगह को, इस प्रॉब्लम को आप ट्रीट करें, इस प्रॉब्लम को आप ख़त्म करें। सो इसका मेन फंक्शन एलर्जीज़ की डेवलपमेंट, इस एलर्जीज़ की डेवलपमेंट में इस तरह इन्वॉल्व होता है क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को ही सेंड कर रहा होता है सिग्नल कि आप इस जगह को ट्रीट कर लें, आपके बॉडी में ये प्रॉब्लम होगी, आप इसको ट्रीट कर लें। यानी कि अगर हिस्टामिन ना होता तो हमें प्रॉब्लम्स का पता ना चलता, कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ही ना होता, वो डिजीज़ हमारी बॉडी में चलती रहती, अल्टीमेटली हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हमारी डेथ भी अकर हो सकती है। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, ना कि डिजीज़ काज करता है। एलर्जी का बनना ये कौन करा रहा होता है, हिस्टामिन। एलर्जी डिजीज़ नहीं कर रहा होता, जस्ट इन्फ्लेमेशन शो करता है, वहाँ ब्लड की सप्लाई को इन्हेंस कर देता है, जिससे रेड रेड सी हमारी स्किन पे नज़र आता है, एलर्जी सा होता है। तो ये हेल्प करा रहा है हमारी कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और हमारे इम्यून सिस्टम को सिग्नल सेंड करता है कि जल्दी से ट्रीट कर लो। एक बार फिर से बताता हूँ कि ये इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स शो करता है, और गैस्ट्रिक जूस की सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, मुतहरिक करता है, रेगुलेट करता है। और इसके अलावा थर्ड पॉइंट में ये कहता है कि ये एलर्जी की डेवलपमेंट में भी अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि अगर ये ना होता तो हमें पता भी ना चलता कि हमारे बॉडी में कौन सी डिजीज़ हो चल रही है, अल्टीमेटली हम डेथ की तरफ चले जाते हैं, कोई बड़ी डिजीज़ भी आकर हो सकती थी। सो इसके अलावा अब हेपेरिन का फंक्शन पढ़ते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आपको बताऊंगा इन दोनों का फंक्शन। तो हिस्टामिन का हो गया, आप हेपेरिन पढ़ रहे हैं। हेपेरिन प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ये ब्लड को जमने नहीं देती, तो विच हेल्प्स टू मेंटेन द ब्लड फ्लो थ्रू द इन्फ्लेम्ड टिश्यू। ये जो टिश्यू इन्फ्लेम्ड हो गया है, जहाँ कोई डिजीज़ हो गई है या कोई इंजरी हो गया है, ये ब्लड फ्लो को मेंटेन करती है, ना कि उधर ब्लड फ्लो स्टॉप नहीं होता अगर इन्फ्लेम्ड हो गया है, बल्कि उसको कंटिन्यू रखती है ताकि सेल्स को एनर्जी मिलती रहे। विच हेल्प टू, अब टिश्यू के अंदर सेल्स ही होती है ना, तो सप्लाइंग द सेल्स विद ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, सेल्स को क्या करती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज सप्लाई करने में इसका अहम किरदार होता है। एंड ब्रिंग्स एडिशनल प्रोटेक्टिव लिकोसाइट टू द एरिया, उस इन्फ्लेम्ड एरिया में एडिशनल प्रोटेक्टिव साइट भी लिकोसाइट भी लाती है, ताकि वो डिफेंस मैकेनिज्म में अहम रोल प्ले करती है। इसलिए ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में किस तरह रोल प्ले कर रही है, ये लिकोसाइट्स को लाती है। अब जो इन्फ्लेमेड एरिया है ना, वहाँ पे सेल्स को ये क्या करती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज भी प्रोवाइड करती है, यानी न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रही है, और ब्लड फ्लो को भी मेंटेन कर रही है। यानी ये उन जहाँ इन्फ्लेम्ड हो गया ना, उन सेल्स को डाई नहीं होने देती, बल्कि उनको ब्लड फ्लो सप्लाई करते हैं, और ब्लड के अंदर ही ये सारे ऑक्सीजन और ग्लूकोज वगैरह होते हैं। आई होप आपको लेक्चर क्लियरली समझ आ गया होगा।